हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास होगी CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की, क्योंकि ये दो शिफ्ट जो कि 26 अक्टूबर 2020 के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है, ये लास्ट की दो शिफ्ट थी CHSL 2019 के एग्जाम की। तो शुभ समापन करने जा रहे हैं हम SSC CHSL 2019 के क्वेश्चंस का, और इसके बाद हम लोग शुभ आरंभ करेंगे CHSL 2020 के क्वेश्चंस का मैथ्स के। तो वो क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कल 14 तारीख है, तो 14 के बाद जोन सा मंडे आएगा, मतलब 21 तारीख से 21 मार्च से मैं आप लोगों को वो वाला जो पार्ट है CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन का, वो सारा पार्ट मैं आपको 21 मार्च से शुरू कराने वाला हूं। नेक्स्ट वीक जो है कंप्लीटली परसेंटेज की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीक में मेरे को परसेंटेज चैप्टर खत्म कर देना है, ठीक है। और बात कर लेंगे इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021 और CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से निपट जाए। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। सारे क्वेश्चन हम बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूं। अब नेक्स्ट CHSL 2019 के क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं CHSL 2020 के क्वेश्चंस, और इन सभी सेट्स की आपको जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो मैंने चैप्टर आपको अभी तक चैप्टर कराए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग विजिट करें चैनल पे। जो नया एस्पिरेंट है एक बार चैनल पे विजिट करें, कंटेंट देखें। चैनल अगर अच्छा लगा, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। और कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला आप लोगों को, क्या क्वेश्चन बोला, पैरामीटर जो है ना वो 32 मीटर है, ठीक है। और साइड का जो रेशियो है वो कितना है? साइड का रेशियो आपने देखा 5:3 है। आपको बोला है साइड बताए। पहली बात तो आप समझ गए कि साइड का रेशियो माने रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो साइड का रेशियो माने लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है, ठीक है। और आपको लेंथ और ब्रेड्थ ही पूछिए कि लेंथ और ब्रेड्थ है कितनी। पहली बात तो अगर आप ऑप्शन से ही देखें, आप देखो अगर 9 और 7 को मैं काटूं तो 9:7 बनता है, जबकि साइड का रेशियो कितना है? 5:3। ये ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा 12 और 10 का अगर मैं रेशियो देखूं तो 6:5 बनता है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब ये दोनों ऑप्शन बचे। आपने देखा इससे भी 5:3 बनेगा साइड का रेशियो, इससे भी 5:3। पर पैरामीटर देख लो, आपको पता है पैरामीटर में क्या काउंट होती है? 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ। आपने देखा लेंथ कितनी 5, ब्रेड्थ कितनी 8, दोनों को जोड़ा, सॉरी लेंथ कितनी 5, ब्रेड्थ कितनी 3, दोनों को जोड़ा 8, 8 दूनी 16, पर पैरामीटर है 32 मीटर, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। फिर आपने देखा 10 और 6 16, 16 का 2 गुना किया 32, तो आपका आंसर 32 आ जाएगा। मतलब आंसर 32 नहीं आ जाएगा, आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर आपका 32 मीटर है। नहीं तो अगर आपको वैसे भी सॉल्व करना है तो आप देखो, आपको पता है क्या कि साइड का जो रेशियो है यही लेंथ और ब्रेड्थ का ही रेशियो है। मतलब जो साइड जो होती हैं रेक्टेंगुलर फील्ड की, वो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है। मैंने आपको बताया था क्या कि एक पैरामीटर में 2 बार लेंथ आती है और 2 बार ब्रेड्थ। तो आपने देखा लेंथ 2 बार, ब्रेड्थ 2 बार, और इसका वैल्यू कितना दिया आपको? 32। तो आपने देखा 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू 10, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है cos x क्या होता है? cos x होता है sin 90 - x। तो आपने देखा ये भी साइन की वैल्यू, ये भी साइन की वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर दो आप लोग। तो आपने देखा 2x - 45 90 - x। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये हो गया 3x, और यहाँ पे हो गया 135 डिग्री। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी हो गई? 135/3, जो कि 45 डिग्री हो गया, ठीक है। आपसे पूछा cot 45 बताओ, आपको पता है cot 45 क्या होता है? cot x पूछा ना, x की वैल्यू 45, तो cot 45 कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन में बोला अनु ने एक कार परचेज की और फिर उसको बेच दिया।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो दिया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 10:1। आपको प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने देखा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है रेशियो का। आपने देखा 10 में खरीदा 11 में बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस पे, तो आपने देखा कि 1/10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10%, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%। और ये 1 कहाँ से आया? ये आपने देखा कि प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है। अब ये वाला क्वेश्चन में बोला रवि और मोहन अगर साथ में मिलकर किसी काम को करें तो 3 दिन में कर देंगे, और रवि अकेला उस काम को 7 दिन में कर देगा। मोहन ने बताना कितने दिन में कर देना है। तो आपको पता है ये टोटल टाइम दे दिया, टोटल वर्क निकाल लो। 3 और 7 का एलसीएम कितना? 21। टोटल वर्क निकालते हम कैसे हैं? टोटल टाइम का एलसीएम लेके। तो आपने देखा 3 और 7 का एलसीएम 21, और 1 डे वर्क अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे कि 1 डे वर्क होगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली। क्या आपने नोटिस किया कि रवि और मोहन साथ में मिलकर काम करे तो 1 दिन में 7 काम कर देंगे। रवि अगर अकेला काम करे तो 1 दिन में 3 काम करेगा। आपने देखा रवि और मोहन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 दिन में 7 काम कर रहे हैं, जिसमें से रवि अकेला 1 दिन में 3 काम करता है, तो मोहन कितना करेगा? 4। तो आपने देखा कि अब मोहन को अकेले को काम करना है तो टोटल टाइम पता करना है मोहन का। तो टोटल टाइम कैसे पता लगेगा? टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क ऑफ मोहन। तो आपने देखा 21/4 मने 5 सही 1/4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज लिख भी लेना, टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसी चीज से हमने पहले 1 डे वर्क निकाला था, मतलब यहाँ पे 1 डे वर्क निकाला था टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करके, और अब टोटल टाइम निकालना था टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क कर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है कि इनकम ऑफ रेनू जो है वो 10% लेस देन है इनकम ऑफ सुधा। तो आपने देखा अगर सुधा के कंपैरिजन में बात हो रही है रेनू की, मतलब सुधा के रिस्पेक्ट में रेनू की इनकम बताई जा रही है, तो आपने सुधा की इनकम कितनी मान ली? 100। रेनू की कितनी हो गई? आपने देखा सुधा की इनकम से 10% कम है, तो आपने देखा 100% खुद की वैल्यू 10% कम कर दिया तो 90% वैल्यू रह गई। तो 90% 100 का कितना होगा? 90। क्वेश्चन में बोला है इनकम ऑफ सुधा जो है वो 3,000 रुपए से 10% ज्यादा है। तो आपने देखा इनकम ऑफ सुधा जो है 3,000 रुपए से 10% ज्यादा। 100% 3,000 की खुद की वैल्यू होगी, 10% ज्यादा माने 110%। तो आपने देखा यहां से कि 3300 जो है आपकी जो है सुधा की इनकम आ गई। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप रेनू और सुधा की इनकम का अगर आप रेशो देखें तो 9:10 होएगा, मतलब 10 की वैल्यू आपके पास 3300 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 330। 9 की वैल्यू आप लोग निकाल लो, इससे आपके पास क्या आएगा? इनकम ऑफ रेनू, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330 इंटू 9। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखोगे कि 2970 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर सॉल्व कर दें। आपने देखा कि a की वैल्यू क्या है? 1 + 2x 1 - 2x। b की वैल्यू क्या है? 1 - 2x 1 + 2x। ठीक है ना। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 1 + 2x 1 - 2x। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 2x 1 + 2x। अब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। आपने देखा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 + 2x और 1 - 2x, और ऊपर बनेगा और फिर नीचे कैलकुलेशन ही है बस, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये तो गया। ऊपर क्या बचा आपके पास? ऊपर आपके पास बचा है 1 + 4x² + 4x + 1 + 4x² - 4x। 1 + 4x² + 4x -1 - 4x² + 4x। ठीक है जी। तो आपने देखा कि 4x से 4x गया, 2 + 8x², और नीचे क्या है आपके पास? यहाँ पे आ गया 8x
ठीक है जी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 2/8x, तो ये क्या होगा 1/4x और x प्लस 1/4x आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप x की कोई वैल्यू भी लेट कर सकते थे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ x की वैल्यू लेट करके भी क्वेश्चन करते तब भी आपका सॉल्व हो जाता। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि आपने देखा a जो है ना वो 1/b लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू के रेसिप्रोकल है। तो आप बोलोगे a इक्वल टू 1/b, तो आप इसमें पुट करो 1/b प्लस b, 1/b माइनस b। तो आपने देखा कि ऊपर लिखा है 1 प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर मैं इस चीज को देखूं तो फिर आप यहाँ पे b की वैल्यू डाल के सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी b की वैल्यू डालोगे तो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा ये तो। एक सेकेंड, लेट मी चेक। 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो चलो ठीक है, यही बढ़िया है। बाकी आप x की वैल्यू अगर कुछ लेट कर पाए, जैसे आपने x की वैल्यू अगर 1 लेट करी तो आपने देखा a की वैल्यू तो है वो तो आ जाएगी 3/-1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/3, ठीक है। चलो करके देखते हैं। और फिर आपने देखा कि a की वैल्यू कितनी आई -3, b की वैल्यू कितनी आई -1/3, ठीक है। और फिर यहाँ पे a की वैल्यू -3 प्लस 1/3, तो आपने देखा 3 3 9 और 1 10/3 -8/3, तो ये तो गया। आपने देखा 3 से 3 गया और आया क्या लास्ट में 5/4, ठीक है। तो इसमें रखो 1 की वैल्यू, तो आपने देखा 1 रखा तो 1 प्लस 1/4 कितना होगा 5/4, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1 माइनस 1/4 तो ये आएगा 3/4, ये ऑप्शन गलत। और 1/4 माइनस 1 -3/4 हो जाएगा। और 1 प्लस 1/4 यहाँ पे फिर मतलब ये दोनों ऑप्शन 1 वैल्यू रखने से सही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 1 रखी है तो एक बार आप 2 रख के देख लो वैल्यू, ठीक है। जब आपके 2 ऑप्शन आ जाए, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और 2 ऑप्शन मैच कर जाए आपके, तो आप एक वैल्यू और रख के देख लो। अब आप 2 वैल्यू रख के देखोगे तब भी हो जाएगा। 2 रखा तो आपने देखा कि यहाँ से आपका क्या आएगा 1 प्लस 4 1 माइनस 4, तो आपने देखा 5 -3, b की वैल्यू तो रेसिप्रोकल है -3/5, तो आपने देखा -5/3 -3/5 और -5/3 प्लस 3/5, तो आपने देखा कि 15 आ गया -25 -9 -25 प्लस 9, तो आपने देखा नीचे 15 से 15 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -34 और माइनस यहाँ पे क्या आने वाला है 25 में से 9 गए 16 -16, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 17/8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें रखो अब 2 प्लस 1/8 कितना आ गया आपके पास 17/8। और यहाँ पे अगर आप रखोगे x² तो आपने देखा 4 और 1/16, तो ये आ जाएगा कुछ 65/16, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। और अगर किसी की कैलकुलेटिंग पावर जो है, मतलब कैलकुलेटेड टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, भाई मिनटों में सेकंडों में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन वाला, तो कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड है। अगर आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी है फिर तो आपको दिक्कत ही किसी चीज़ की नहीं है, नहीं तो आप लेट कर लेना। आपको बोला डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। 2 साल की बात हो रही है, 5% पर एनम प्रिंसिपल दिया है। तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना 8,000 का अगर मैं देखूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल प्रिंसिपल पे ही आता है। तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना 8,000 का 5% कितना आ गया आपके पास। तो आपने देखा 8,000 का 5% कितना आ गया 400। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 होगा, दूसरे साल भी 400, जो कि प्रिंसिपल का 5% है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देखा पहले साल तो किस पे आएगा, प्रिंसिपल पे आएगा। तो प्रिंसिपल का 5% कितना हो गया आपके पास 400। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो आएगा 400 का 5% मतलब ब्याज का 5% भी आएगा, ब्याज का ब्याज भी आएगा।
तो आपने देखा 20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 820, सिंपल इंटरेस्ट है 800, दोनों का डिफरेंस पूछा तो 20 आ जाएगा। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था 2 साल के लिए कि अगर डिफरेंस पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो आपको पता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, या फिर बोले क्या कि मार्क प्राइस 540, इस पे 10% की छूट दे दी तो कितने परसेंट पे बेचा, 90% पे बेचा, 100% खुद की वैल्यू है इसकी। तो आपने देखा ₹486 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका ओ पे, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ पे, ए बी जो है कॉर्ड है, ठीक है, सी जो है कोई पॉइंट है ए बी पे, तो ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। बहुत करा है क्वेश्चन, मतलब हद हो गई है, ठीक है। आपको बोला है क्या कि जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी है, 10। ओसी जो है वो 6 है, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बोला है। आपको पता है ओसी अगर परपेंडिकुलर है ए बी पे, 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, 6 8 10 का होता है ट्रिपलेट। सी बी की वैल्यू अगर 8 तो ए सी की भी 8, तो ए बी जो कि पूरी कॉर्ड है कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है कि आपको पता है कि नीचे आपको दिया है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। आपको पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया है, और आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आप क्या करो, इसको ना रैशनलाइज कर दो। मतलब रैशनलाइज करने से क्या फायदा आपका, रैशनलाइज करने से होगा ये कि आप देखोगे नीचे लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है ये आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है अभी फिनिशेस आ जर्नी बाय कार इन 9 आवर, ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट इतने की स्पीड और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अभी कई लोग पता क्या सोचेंगे इसमें, कई लोग सोचेंगे कि 9 घंटे है, उसमें से पहले 4.5 घंटे जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चला है और दूसरे 4.5 घंटे वो 50 किलोमीटर पर आवर पे चला है। पर नहीं, उसने बोला है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, जर्नी माने क्या, आप बोले कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, भाई जितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल करना था उसका जो पहला हाफ है, मतलब यहाँ पे टाइमिंग में नहीं बोल रहा आपको कि पहला आधा टाइम वो 40 पे चला फिर आधा टाइम वो 50 पे चला, ऐसा नहीं उसने बोला। उसने बोला हाफ ऑफ द जर्नी, जर्नी माने डिस्टेंस का हाफ, भाई जो टोटल डिस्टेंस डी था उसका आधा, मतलब d/2 जो है वो 40 पे चला और d/2 जो है वो 50 पे चला, ठीक है। तो आपने एक चीज यहां से नोटिस की क्या, कि मैंने आपको बताया था जब भी 2 स्पीड गिवन हो ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे, 40 और 50 का एलसीएम कितना, 200, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। आप टाइम निकाल लो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200/40 किया 5 आ गया, 200/50 किया 4 आ गया। आपने देखा फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में उसको 5 लगा, हमारे हिसाब से ये सारी वैल्यू जो आई है ये हमारे हिसाब से आई है, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा, 5। सेकेंड हाफ उसको ट्रेवल करने में कितना लगा, 4। मतलब टोटल जो जर्नी उसने ट्रेवल करी हमारे हिसाब से वो कितने टाइम में करी, 5 और 4 9। और क्वेश्चन में भी बोला है कि टोटल जर्नी उसने 9 घंटे में ट्रेवल करी, तो एक की वैल्यू 1 आ गई। अब डिस्टेंस जो कितना ट्रेवल हुआ, आपने देखा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस भी कितना 200, सेकंड हाफ डिस्टेंस आपने देखा 40 की स्पीड पे गया तब भी 200 ट्रेवल किया जो कि फर्स्ट हाफ है, 50 की स्पीड पे गया तब भी 200 ट्रेवल किया, मतलब उसने 200 200 2 बार ट्रेवल किया, मतलब टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, 400। एक की वैल्यू 1 तो 400 की वैल्यू 400, 400 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आप 200 की वैल्यू ना बता देना, सिर्फ आप 400 की वैल्यू बताएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है मतलब 40 पे भी वो 200 डिस्टेंस गया और 50 पे भी वो 200 डिस्टेंस गया। आप लोग ये मत समझना कि डिस्टेंस की वैल्यू 200 तो मैं 200 की वैल्यू बता दूं, फिर आप देख रहे हो कि भाई क्वेश्चन जो है मेरा गलत हो गया। 200 जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी है और सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी भी कितनी है, 200। तो 200 को 200 से जोड़ूं तो 400 आएगा मेरे पास, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर वो बोल देता ना कि अभी फिनिशेस द जर्नी, अगर वो बोल देता कि अभी फिनिशेस द जर्नी इन 18 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू 18 होती, 1 की वैल्यू 2 होती, 400 की वैल्यू 800 होती, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन में बोला है 6 to
783xy, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 पे भी और 5 पे भी। पहली बात तो आप देखो कि अगर मैं x की वैल्यू भी 2 रख दूं, y की वैल्यू भी 2 रख दूं, क्या ये 5 पे जाएगा? मतलब अगर यूनिट डिजिट 2 है तो क्या ये 5 पे जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 और 0 होना चाहिए अगर नंबर को आपको डिविजिबल करना है किस पे? 5 पे। ठीक है, फिर आपने देखा 20 320, अब ये 8 पे भी जाएगा, ये 5 पे भी जाएगा, क्योंकि आपको पता है 320 जो है 8 कितने पे काटेगा? 40 पे काटेगा। और फिर आप देखो कि 360 भी जाएगा, और 325 जो है वो 8 पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 8 पे जाना तो नंबर जो है इवन होना चाहिए। नंबर क्या हो गया आपके पास? ऑड हो गया। अब आपके पास दो नंबर बचे हैं, आपको बोला स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ x और y की, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 2 और 0 ही पॉसिबल है, तो b जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या? क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसको सिंपलीफाई करना है, तो आपने देखा 8 - 4 प्लस 17 - 12 कितना? 5 प्लस, तो आपने देखा इसको सॉल्व किया 2 आ गया, इसको सॉल्व किया 4 आ गया, 2 - 4 + 3 5 - 4 कितना? 1 आ गया। तो आपने देखा 4 + 5 + 1 कितना आ गया? 10। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि ABC जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसके बाद AB जो है वो AC के इक्वल है। तो आपने देखा AB अगर AC के इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको बोला एंगल ABC जो है वो 65 डिग्री है, तो आपने देखा अगर एंगल ABC 65 है तो एंगल ACB भी 65 हो जाएगा, क्योंकि AB = AC, अगर दो साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब आपको बोला है एंगल BCA और एंगल BAC। BCA कौन सा? 65। तो आपने देखा कि पहले BCA पूछा है आपसे, मतलब 65 होना चाहिए पहले नंबर पे, इसमें पहले नंबर पे 50, इसमें पहले नंबर पे 70, इसमें 75, यही ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, वरना आपने देखा कि 65 जोड़ कितना हो गया? 130। तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल कितने का बचा? 50 का। एज दे दिया क्यूब का, आपको वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एज का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना? 343। क्वेश्चन में बोला है एवरेज एज ऑफ सोनू, हरि और गोविंद। सोनू, हरि और गोविंद की एवरेज एज जो है वो 30 ईयर है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? आपने देखा कि एवरेज जो है वो 30 है, बंदे कितने हैं? 3, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ गया? 90 ईयर्स। अब ये जो है आपके पास टोटल एज आ गई किस किस की? सोनू की, हरि की, गोविंद की। आपको बोला कि इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना है? 4:5:6। तो आपने देखा कि 4:5:6, तो आप अगर रेशियो को जोड़ोगे एज की तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15, और आप एज जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? अगर आपने रेशियो जोड़ा एज का तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 5 + 6, वैल्यू कितनी आ गई? 15। और अगर आप एज को जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 90 ईयर्स, जो कि आपने निकाल लिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सोनू एंड गोविंद। सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस बताओ। तो आपने देखा ये सोनू की एज, ये गोविंद की एज, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? मतलब रेशियो में अगर आप डिफरेंस देखो तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना? आपने देखा 2 की वैल्यू बतानी है, जो कि कितनी हो जाएगी? 12 साल। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि x³ + 2x² - ax - b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 1। तो पहली बात तो आपको पता है कि x² - 1 ये क्या लिखा हुआ है आपका? a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हो a - b और a + b। तो मतलब ये जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर हैं, क्या क्या? x - 1 और x + 1। तो आपने देखा x - 1 = 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x + 1 = 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब आप अगर ये दोनों फैक्टर है, मतलब x - 1 और x + 1 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो x की वैल्यू 1 रखने पे और -1 रखने पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो डिविजिबल, वो 0 हो जाना चाहिए। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखने पे और x की वैल्यू -1 रखने पे 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है किस किस से? x - 1 और x + 1 से। तो आपने देखा कि x की वैल्यू आपने -1 रखी, तो आपने देखा -1 का क्यूब और 2 -1 का स्क्वायर -a -1 - b = 0। तो आपने देखा -1 + 2 + a - b = 0। तो a - b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? आपने देखा कि a - b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -1। ठीक है जी। और फिर आप देखो कि यार
x इक्वल टू 1 रख दो। x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बजाय इसके कि आप दोनों इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करो, देखो मैं तो पहले ही इस चीज में बिलीव करता हूँ क्या कि आप ना जब भी आप इतने तक पहुंच जाओ, मतलब a माइनस बी आपने -1 निकाल दिया, आप ऑप्शन चेक करना शुरू करो। आपने ऑप्शन चेक किया कि आपने पहला ऑप्शन रखा तो आपने देखा पहला ऑप्शन रखूंगा -3 आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन रख लूं, दूसरा ऑप्शन रखूंगा तो +3 आ जाएगा, तीसरा अगर मैं ऑप्शन रखूं तो आप देखोगे 0 आ जाएगा, मतलब a और b की वैल्यू अगर 2 और 2 रखूं तो 0 आ जाएगा। चौथा ऑप्शन अगर मैं रखूं तो आपने देखा a माइनस बी, चौथा ऑप्शन रखा 1, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, तो कितना आ गया -1, और a और -b की वैल्यू -1 ही है, तो आपने देखा यही ऑप्शन ऐसा है जो कि सही है। आप इस वाले में भी चेक कर सकते हैं। आप देखो कि चौथा ऑप्शन अगर आप लगाओ, अब देखोगे 1 और 2 को जोड़ के कितना बन रहा है आपका 3, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 2 को जोड़ोगे 4, -1 और 2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 और -2 को जोड़ोगे तो -1 आएगा, तो यही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। या फिर आप अगर आपको 1 और -1 वैल्यू निकालनी थी तो आप x² -1 को सीधा ही 0 के इक्वल पुट कर सकते हो, x² 1 तो x की वैल्यू +-1। अब दोनों वैल्यू जो है आपको पुट करनी पड़ेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में दोनों वैल्यू पुट करके 0 बनना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तभी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा x² -1 से, ठीक है। आपको बोला है ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको बोला है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको साइड बतानी है। क्वेश्चन में बोला है AD जो है और BE जो है और CF जो है वो मीडियन है, ठीक है, और G जो है वो सेंट्रोइड है, मतलब जहां पे तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको आप सेंट्रोइड बोलते हैं। तो पॉइंट G पे तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो G जो होगा वो सेंट्रोइड होगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रायंगल बन रही है AGF, BGF, BGD, CGD, CGE और AGE, इन 6 की 6 ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि इन 6 की 6 जो ट्रायंगल बन रही है, इन 6 की 6 ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो आपने देखा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF, मतलब ये जो पूरा एरिया है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो पूरा एरिया है ये कितना है आपके पास 12√3, और एरिया है कितना, ये 2 ट्रायंगल को जोड़ के, मतलब आपने देखा कि 2 ट्रायंगल को जोड़ के एरिया बन रहा है इतना, ठीक है। तो आपने देखा एरिया किस किस का जुड़ रहा है, BDG ट्रायंगल का और BGF ट्रायंगल का, तो आपने देखा 2 एरिया, तो आपने देखा 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12√3। अब इससे क्या करो, इससे आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो। आपको पता है ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 का एरिया। तो आपने देखा 2 का एरिया अगर 12√3 है तो 6 का एरिया कितना आ गया 36√3। अब हमने क्यों निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब हमें अगर साइड पता करनी है ट्रायंगल ABC की, और हमें पता है ट्रायंगल ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप लोगों को पता चल जाएगी एक चीज, क्या कि आपने ये चीज देखी कि अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलने के बाद तो कोई बड़ी बात रह ही नहीं गई, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। अब अगर आपको एरिया पता चल गया पूरी ट्रायंगल का तो आप साइड निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा a की वैल्यू जो है, आपने देखा 36 का अंडर रूट कितना होगा 6, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो आपने देखा साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है क्या, आपको पता है कि cos 67 जो है वो कितना हो जाएगा, आपने देखा cos 67 जो है वो sin 23 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि sin 90 - थीटा होता है, और यहाँ पे आपने देखा कि sin 67 जो है वो cos 23 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 cot 45 की हो, तो आपने देखा कि निम्नरेटर में आपके पास क्या आ गया sin स्क्वायर 23 डिग्री और cos स्क्वायर 23 डिग्री, और नीचे आपने देखा sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की भी यही। तो आपने देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और आपने देखा कि अगर मैं इसको काटूं तो √2 पे जाएगा, और √2 से √2 तो नीचे भी 1, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में बोला इन अ सर्कल विद सेंटर O, AP जो है टेंजेंट AP इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, और आपने देखा कि टेंजेंट AP आपको वैल्यू किसकी दी है, आपको वैल्यू दी है तो टेंजेंट AP है, तो आपने ये A मान लिया, ये P मान लिया, और आपको बोला है कि OP की जो लेंथ है, ठीक है,
ओपी की जो लेंथ है, आपको पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो ओपी की जो लेंथ है वो 5 है, ओए की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको बोला है क्या कि एपी जो कि टेंजेंट की लेंथ है वो बताओ, ठीक है। तो यार आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, और राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूज है तो एक परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा बेस, तो आपने देखा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप बेस की वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज कई लोग सोच रहे होंगे क्या कि सर यहाँ पे P माने, यहाँ पे A माने, कि यहाँ पे A माने, यहाँ पे P माने। तो आप एक चीज ध्यान देना, क्या आप ध्यान देना कि अगर आप OA मान लोगे ना तो OA की लेंथ जो है ना वो 13 यहाँ आ जाएगी और OP की लेंथ 5 आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो किससे, परपेंडिकुलर से, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे गिवन ही नहीं है आपको, यहाँ पे सीधा टेंजेंट गिवन है। तो आपको खुद से ये चीज समझनी होगी क्या कि A वाला पॉइंट ये होगा, P वाला पॉइंट ये होगा, तभी जाके OP जो है वो छोटी होनी चाहिए, है ना, टेंजेंट बड़ा होना चाहिए। अब ये दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर -2, 25 - 2 कितना। क्वेश्चन में बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल R एंड S टुगेदर। तो R स्कूल कौन सा, ये वाला, S स्कूल कौन सा, ये वाला, इन दोनों का एवरेज पूछा है। तो आपने देखा 22% और 14% का एवरेज कितना हो जाएगा, आपने देखा 22 और 14 36, 36/2 कितना होगा 18%। अब 18% जो स्टूडेंट है वो है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट R और S स्कूल के साथ में मिलके, ठीक है। तो आपको इनका नंबर बताना है। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 500 स्कूल में वो कितने हैं 8400। इसका जो 18% है वो एवरेज स्कूल के, मतलब एवरेज बच्चे हैं स्कूल R और S के। तो आपने देखा कि ये तो गया, लास्ट का यूनिट डिजिट जो है 2 आना चाहिए, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे तो 84 × 18 कितना होगा, 1512 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इन 2017 एंड 2018। तो आपने देखा 2017 और 2018 का जो बार है वो ये है, ठीक है। तो साइंस और मैथमेटिक्स, ओके। और कॉमर्स और वोकेशनल 2018 से 19, तो कॉमर्स और वोकेशनल। तो आपने देखा कि साइंस और मैथमेटिक्स का 2017-18 में एवरेज जो होगा वो कितना होगा, तो आपने देखा ये गया 7 और 8 78, 78/2 कितना होगा 39। और कॉमर्स और वोकेशनल में आपने देखा 38 और 48, तो आपने देखा ये 86 हो गया, 86/2 कितना होगा 43। डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस 4 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन 2017 एंड 18 एंड 18 एंड 19, ठीक है। तो आपने देखा 2017 और 2018 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 25 और 40 कितना हो गया 65, 65 में 53 और 32 जोड़ूं तो आप देखोगे कि 25 और 40 और 53 और 32, तो ये आपके पास आ जाए 0, 150, ठीक है। और 30 और 48 78, 78 में अगर मैं जोड़ूं 64 तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा 142 और 38, 142 और 38 कितना होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 जो है बच्चे वो तो 2017-18 में, और 2018 और 19 में कितने बच्चे 180। तो आपने देखा इनका रेशो पूछा तो 5:6 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो आपको बोला व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 2017 एंड 18। 2017 और 18 में अभी आपने देखा कितने बच्चे थे 150, इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2018-19। 2018-19 में कितने थे 180, तो आपने देखा कितना कम है, आपने देखा 30 कम है,
पूछा किस पे है 2018-19 मतलब 180 बच्चों पे, तो आपने देखा ये गया 6 पे, तो 100/6 आपका क्या आ जाएगा 16.66%, तो 16.7% बोल सकते हैं इसे, ठीक है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था क्या कि x की वैल्यू अगर 3 + 2√2 है तो आप 1/x की वैल्यू 3 - 2√2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा 3 का स्क्वायर करूं 9 आएगा, 2√2 का स्क्वायर करूं 8 आएगा, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो रहा है 1। तो मैंने आपको बताया था कि 1/x की वैल्यू आप इसका कॉन्जुगेट, मतलब अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे माइनस का लगा दो, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ प्लस का लगा देते, तो 1/x की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये बात कि 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 3 - 2√2, ठीक है। तो आपने देखा कि x + 1/x को अगर मैं जोड़ूं तो 3 + 2√2 + 3 - 2√2, तो आपने देखा 2√2 से 2√2 गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है √x - 1/√x बनाना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, आप यहाँ पे -2 कर दें, यहाँ पे भी -2 कर दें, तो आपने देखा 6 - 2 कितना होगा 4, और यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है √x - 1/√x का होल स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल। 4 जो होता है वो क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो हमने देखा स्क्वायर से स्क्वायर गया तो √x - 1/√x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइजर जो है, आपको पता है डिवाइजर होता है ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, और ये होता है डिविडेंड। आपको डिविडेंड ही बनाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा पहली चीज तो क्या, डिवाइजर जो है वो 24 गुना है किसके क्वोशिएंट के, और 8 गुना है किसके रिमाइंडर के। तो आपने पहली चीज तो देखी थी क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी 18 का 24 गुना, ठीक है। डिवाइजर जो है वो 24 गुना है क्वोशिएंट की वैल्यू 18, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 18 × 24, तो 18 × 24 कितना हो जाएगा आपके पास, आपने देखा कि 480 में से अगर मैं 48 घटा दूं तो आप देखो 432 आ जाएगा, ठीक है। तो 432 जो है वो आपका डिवाइजर हो गया, और डिवाइजर जो है वो 8 गुना है रिमाइंडर के, तो डिवाइजर की वैल्यू आ गई 432। अगर मैं इसको 8 पे काटूं तो आप देखोगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 54, तो आपने देखा रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 54। अब आपको डिविडेंड बताना है, तो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपने देखा डिवाइजर की वैल्यू कितनी 432, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी 18, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी 54। तो आपने देखा 432 × 18 + 54, 432 × 18 कितना होगा 7776 + 54, अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो आप देखोगे 7830, जो कि आपका बिल्कुल सही है। अब cos 27x की आपको वैल्यू दी है, आपको tan 63 डिग्री, पहले तो आप यहाँ पे 63 बना लो। 63 आप कैसे बना सकते हो, आप बना सकते हो क्या कि cos थीटा जो होता है वो sin 90 - थीटा होता है, तो sin 63 डिग्री की वैल्यू आपको x दी है। अब sin क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपने देखा बेस की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आपको tan 63 डिग्री बताना है, तो tan 63 डिग्री क्या हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है x, बेस कितना इतना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो 63 डिग्री में पहले आपको चेंज करना है, ठीक है। अब आपको डायगोनल ऑफ द क्यूब की वैल्यू दी है, डायगोनल ऑफ द क्यूब की वैल्यू आपको पता है डायगोनल क्या होता है, वो साइड का मतलब साइड ऑफ द क्यूब का √3 मल्टीपल होता है, ठीक है। आपको पता है डायगोनल जो होता है वो √3 होता है, जबकि एक इसको हम बोलते हैं साइड ऑफ द क्यूब को। तो आप यहां से क्यूब की साइड निकाल सकते हो, आपने देखा तो ये कितना हो गया √9 क्या होता है आपको पता है, √9 जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। √9 जो होगा वो आपके पास कितना होगा ए की वैल्यू जो है वो √9 हो जाएगी, √9 की वैल्यू कितनी 3। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। और एक तरीका और देख सकते हैं आप लोग कि अगर आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और ए की जो वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं क्या कि d/√3 के इक्वल हो जाएगी, तो मतलब d/√3 का क्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप d की वैल्यू सीधा रख देते तो आपने देखा ये किस पे जा रहा है, √9, और √9 क्या हो जाएगा आपका 3, तो 3 का क्यूब यहाँ से भी 27 आ जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, एज इट इज क्वेश्चन कर चुके हैं, और उससे पहले भी एक बार कर चुके हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो 4-5 बार आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ही है बस अब, ठीक है। और आपको सीपी निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के आधा करते, बता चुका हूं मैं पहले ही, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहली चीज तो आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a² + b² + ab लिखा है, तो अगर आप ab यहाँ पे जोड़ दो तो आप देखोगे 2ab हो जाएगा, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे फिर आपको ab - b करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि ये लिखा है a² + b² + 2ab - ab, तो ये जो है आपका क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर - ab, ठीक है। और ab की वैल्यू तो आपको पता है क्या आ जाएगी, आपने देखा कि a और b को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे 2 + √3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो दोनों कट गए, a × b कितना आ जाएगा आपका 1, पहले तो ये 1 साइड में रख दो, फिर आपने देखा a + b, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 + √3 का स्क्वायर + 2 - √3 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a + b, a - b, तो a² 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे भी कितना आ गया आपके 1। तो हमने देखा कि 4 और 3 7 + 4 √3, और 4 और 3 7 -4 √3 -1, ठीक है। तो 7 और 7 14, 14 में से 1 गया, कितना आएगा आपके पास, अच्छा स्क्वायर भी तो करना है, सॉरी आई फॉरगेट इट, ठीक है। तो आपने देखा 14 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, में से 1 गया कितना 195। क्वेश्चन में बोला है एज का रेशो दे दिया, किसका, फातिमा और अहमद की, और उनको बोला है क्या कि उनकी जो प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है 44, आपको बताना है डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो आपने देखा कि उनकी एज का रेशो कितना 3:8, रेशो का अगर जोड़ करूँ तो 11 आ रहा है, और एज का अगर जोड़ करूँ तो कितना 44। आपने देखा कि एज की रेशो का अगर मैं जोड़ करूँ तो 11 आएगा, और एज का वैसे ही जोड़ कितना दिया 44 ईयर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको बोला डिफरेंस बताना है उनकी एज में, तो आपने देखा 8 में से 3, रेशो का डिफरेंस देख लो, तो रेशो का डिफरेंस कितना 5, एक की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपने देखा कि sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आपने देखा कि sin 3x - 40 डिग्री और cos 90 - 3y + 40, तो आपने देखा cos नहीं, सॉरी यहाँ पे sin ही आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है वो sin 90 - थीटा होता है। तो आपने देखा 3x - 40 और 90 - 3y - 40, ठीक है। तो 40 से 40 गए यहाँ पे, तो और 3x + 3y की वैल्यू आपकी 90 आ गई, तो x + y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 90/3 माने 30 डिग्री, ठीक है। और आपको बोला है कि 10x + y, x + y क्या निकाला आपने 30, तो 10 30 की वैल्यू पूछी है 1/√3। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने एक चीज बताई थी क्या कि अगर a + b + c = 0 हो जाए तो ध्यान रखना a³ + b³ + c³ = 3abc होगा, ठीक है। आप पहले तो 2/3 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो आपने देखा 2/3 कॉमन करके बाहर निकाला, तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि नीचे जो है ना एलसीएम ले लेता हूँ। आपने देखा नीचे एलसीएम ले लो, तो आपने देखा इसमें a है, इसमें b है और इसमें c भी है, तो abc ही है,
तो आपने ए बी सी जो है एलसीएम ले लिया नीचे। अब इसमें ए नहीं है तो ऊपर जो है ए से मल्टीप्लाई, इसमें बी नहीं है ऊपर बी से मल्टीप्लाई, इसमें सी नहीं है ऊपर सी से मल्टीप्लाई। तो आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया। तो आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, अगर ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3abc। तो आपने देखा ये गया ए बी सी से ए बी सी, 2/3 इंटू 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास 2 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला पी ए और पी बी। अब देखो इसमें आपको टेंजेंट पता करना बहुत आसान है, मतलब क्या डायमेंशंस होंगी कि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट है तो जो पॉइंट होगा वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब पी पॉइंट है। ठीक है, पी ए और पी बी, टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, दे भी रखा है एक्सटर्नल पॉइंट पी से, सर्कल पे ड्रॉ, ये सेंटर जो है वो ओ है। ठीक है जी, आपको बोला है कि एंगल ए पी बी की वैल्यू दे दी 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए पी बी की वैल्यू दे दी आपको कितनी 120 डिग्री। तो आपने पहली बात तो ये देखी क्या, अगर ये 120 है और अगर मैं P से सेंटर को मिला दूं तो आपको पता है ये 90 ये भी 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। अब ये जो 120 है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपको AP की लेंथ दी है 12.5 सेंटीमीटर और आपको बोला है लेंथ ऑफ OP बताएं। ठीक है, इसकी लेंथ पूछी है। आपने देखा ये 90 ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और आपको एक चीज पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब 60 30 90 की ट्राइंगल बनाते हैं तो आपको पता है 30 के साइड में जो साइड होती है वो √3 होती है, हाइपोटेन्यूज 2 होता है और 60 के जो साइड में साइड होती है वो 1 होती है। तो आपने देखा एक की जो वैल्यू है वो 12.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर जो है OP की वैल्यू हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अगर आपको देखना है फिर आप और तरीका क्या हो सकता है, आप देखो कि ये जो है बेस है, ठीक है, ये जो है हाइपोटेन्यूज है और B/H क्या होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो cos 60 कितना होगा 1/2, B की वैल्यू दी है आपको इतनी, H की वैल्यू तो आपने देखा H की वैल्यू जो है वो 12.5 इंटू 2 हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पहली बात तो ये चीज पता है क्या कि अगर कोई प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट पे गया हुआ है, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से ब्याज आएगा, ठीक है, और रेट हर साल का अलग अलग दे रहा है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है क्या कि 1 + R1 / 100, 1 + R2 / 100, 1 + R3 / 100, और जितने साल का रेट अलग अलग दिया हो तब तक चला जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये रेट फॉर फर्स्ट ईयर हो गया, ये रेट फॉर सेकेंड ईयर, ये रेट फॉर थर्ड ईयर, और फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर कुछ भी दिया हो तो वो होता चला जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया है क्या, आपको दिया है कि अमाउंट इतनी हो गई, ठीक है, अमाउंट इतनी हो गई 3 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना था, तीसरे साल इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो देखो किसी को फॉर्मूला भी नहीं याद रखना तो वो डायरेक्ट याद रख सकता है। ये चीज क्या कि प्रिंसिपल होगा, पहले साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 4%, तो 100% खुद की वैल्यू 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो वैल्यू कितनी हो गई 104/100। अब ये जो हो गया ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये था, दूसरे साल के लिए अब ये सारा प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल पे दूसरे साल का ब्याज कितना लगा 5%, तो आपने देखा इसकी खुद की वैल्यू 100%, 5% का ब्याज तो वैल्यू कितनी हो गई 105%। अब ये जो सारी वैल्यू आ गई ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो 6% का ब्याज मिल गया, 100% खुद की प्रिंसिपल की वैल्यू 6% ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितनी हो गई 100% + 6%, जिसको आप बोलोगे कितना 106%। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4630.08। ठीक है, अब आपको बोला प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल जो है वो आपका 4000 आ जाएगा, कैलकुलेशन करके अपने आप ही देख लेना। ठीक है, 4000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, आपने मान लिया कि बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर जो वो y होगा, तभी मैंने xy किया, x - y किया। अगर मैं y को बड़ा नंबर मानता तो मैं y - x लिखता, अभी मैंने क्या किया x को बड़ा नंबर y को छोटा नंबर माना, तभी दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 30% ऑफ ग्रेटर नंबर किसको माना x को माना। तो आपने देखा स्मॉलर नंबर की वैल्यू आपको कितनी दे दी, आपको बोला स्मॉलर नंबर जो है 28 है,
ग्रेटर बताना है, तो आपने देखा ग्रेटर नहीं बताना, बताना है सम ऑफ बोथ द नंबर। तो आपने देखा x माइनस 3/10x, इधर कितना 28, तो हमने देखा 7x, 10x माइनस 3x कितना होगा 7x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। एक नंबर 40 है, दूसरा नंबर 28 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 68। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देखोगे 6 और 15 माइनस 2 कितना होगा 13/6, तो 1/13 इंटू 13/6, तो ये तो गया 1/6 बचा सिर्फ, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करूँ तो आप देखोगे कि ये क्या लिखा है 14/4, मतलब 7/2, 7/2 माइनस 1/6, और यहाँ पे कितना 10/3। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे 6 और 21 माइनस 1, तो आपने देखा 20/6, 20/6 कितना होगा 10/3, 10/3 में से 10/3 गया तो 0 हो गया। क्वेश्चन में बोला है ABC एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है, मतलब इन सर्कल हो गया, और वो सर्कल जो है AB, ABC और AC जो साइड है ट्रायंगल की, उसको किस पे टच कर रहा है D पे, E पे और F पे। आपको बोला है AB की लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, AC की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर। आपको बोला AD, BE और CF की लेंथ बताओ। देखो पहली चीज तो ये कि अगर आपने AD को x माना तो AF भी x होगा, क्यों, क्योंकि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि सर्कल के दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। BE को आपने y मान लिया तो BD भी y हो जाएगा, और EC को आपने CF को आपने z मान लिया। आपने क्या किया, CF को आपने z मान लिया, मतलब इसको आपने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, तो CE भी आपका z हो जाएगा। आपने देखा AB प्लस BC प्लस AC की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 18 में 15 जोड़ा, 33 में 13 जोड़ा, कितना आ जाएगा आपके पास 46, ठीक है। और AB की जो वैल्यू है कितनी है, आपने देखा AB जो है x प्लस वाई है, BC जो है वो y प्लस जेड है, और AC जो है वो कितना है z प्लस एक्स। तो आपने देखा 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो आपने देखा ये कितना आ गया 23, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया आपका 23 सेंटीमीटर। और x की वैल्यू जो है वो AD है, y की वैल्यू जो है BE है, z की वैल्यू जो है CF है। तो आपसे पूछा क्या था, AD प्लस BE प्लस CF, 23 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है, डैम इंपॉर्टेंट। आपको CGL 2020 के क्वेश्चंस में, CGL 2021 या CPO 2021 या CHSL 2021 कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी छोटी सी ट्रिक ये है कि आप पैरामीटर ले लो ट्रायंगल ABC का, मतलब तीनों साइड को जोड़ के उसका आधा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पैरामीटर का आधा जो है आपका आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 11 का स्क्वायर 11, तो कितना आ गया रूट 15, ठीक है। सॉरी। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो आपने देखा कि रूट 15 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 15 बाय रूट 11 का स्क्वायर, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ गया 15/4, ये कितना आ गया 15/11 प्लस, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 इंटू 15/4 माइनस 3 इंटू 15/11, 3 इंटू 15/4 प्लस 4 इंटू 15/11, ठीक है। तो आपने देखा पहले तो ये 2 पे गया, ठीक है, फिर ये 45 लिखा हुआ है, तो 15/2 माइनस 45/11, तो नीचे जो एलसीएम है वो आपका 22 आ जाएगा। यहाँ आप 44 ही रहने दो, मतलब ये आप इसको काटो ही मत, क्योंकि नीचे भी आपका एलसीएम जो है वो 44 ही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको काटो मत। तो आपने देखा एलसीएम जो 44 आ गया, तो 15 दूनी 30, 11 जा 330, और 15 तिया 45, 45 दूनी 90,
180, ठीक है। और यहाँ पे 15 तिया 45, 45 इंटू 11 कितना होगा 495, और 15 चौक 60, 240 बाई 44, ठीक है। 44 से 44 गया। अब आपने देखा न्यूमिनेटर में तो 150 बचा, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आपका कितना आएगा 5 3 735 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 735, पहले तो एक बारी कैलकुलेशन ही चेक कर लेते हैं। तो 15 15 75, 15 पे जा रहा है तो 10 पे, और 15 आपने देखा 60 पे तो 4, और फिर 60 पे का 135 9, तो 10/49 आ जाएगा आपको, ठीक है। 10/49 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। वैसे इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका भी देखो, अगर आप 2 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप पूरी टर्म को सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो आपने देखा इधर बचा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो आपने देखा ये जो है ना कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। कैसे? कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होगा, सेक थीटा जो होगा 1/cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा बाई sin थीटा कितना होगा कोसेक थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4। तो आपने देखा tan थीटा की वैल्यू अगर 2/√11 है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √11/2, तो उसका स्क्वायर करके मतलब वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो AB = AC आपको गिवन है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB = AC है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। तो मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगी, जो लाइन परपेंडिकुलर है वही मीडियन होगी, वही एंगल बाइसेक्टर होगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, वही सारा कुछ होगी, ठीक है। वही परपेंडिकुलर, वही अल्टीट्यूड, वही हाइट होगी, ठीक है। तो आपने देखा AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे पॉइंट D पे, ठीक है। AD की लेंथ आपको दे दी 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है क्या कि अगर AD जो है वो परपेंडिकुलर है तो D जो है वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि AD मीडियन भी होगा। तो आपने देखा BD = DC हो जाएगा, ठीक है। आपको पैरामीटर दे दिया कितना 64 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था क्या कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करें, आप लोग इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करें। आपने पता है क्या, आपको पता है 8 के साथ ना 2 ट्रिपलेट आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है 8, 6 और 10, एक आता है 8, 15 और 17, ठीक है। अगर आपने देखा ये 8, ये 6 और ये 10, तो ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएंगी। 10 और 10 20 और 6 26 और 6 32, पर पैरामीटर कितना है आपका 64। आपने क्या किया 8, 6, 10 जो है ट्रिपलेट से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो आपने देखा 6 ये आ गया, 10 ये आ गया, फिर 10 अगर ये आया तो AB भी 10 हो जाएगा, और 6 अगर CD आया तो BD भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पैरामीटर करके देखा, पैरामीटर करा तो आपने देखा 32 आ रहा है, पर पैरामीटर है 64, मतलब ये वाला ट्रिपलेट हमारा सही नहीं है। सॉरी। तो आपने दूसरा ट्रिपलेट ट्राई किया, तो आपने देखा 8, 15 और 17 का भी एक ट्रिपलेट। अगर ये 15 तो ये भी 15, और अगर AC 17 तो AB भी 17। अब आपने जोड़ा 17 और 17 34, और 15 और 15 30, 30 और 34 कितना होगा 64। मतलब आपने पैरामीटर किया जब ये वाला ट्रिपलेट लेके 8, 15, 17, तो आपका 64 आया, और क्वेश्चन में भी आपको दिया कि पैरामीटर जो है 64 है। मतलब आपने जो वैल्यू लेट किया बिल्कुल सही वैल्यू है आपकी। आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपने देखा 15 और 15 30, हाइट कितनी 8। और ये क्वेश्चन ना पहले बहुत पूछा जाता था, और देखो CHSL 19 में भी आया, मतलब 18 से पहले क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो ये ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसान होते हैं। आपको बस ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए और फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। रादर की आप यहाँ पे B माने इसको A, अगर ये A तो ये भी A और ये भी, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से आप लोग सॉल्व करें। अगर आपको थोड़ा
सा हद तक जाना है ना, तो आप सिर्फ इतना कर ले क्या कि आपने पैरामीटर करके देखा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 64 पैरामीटर दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 32 सेंटीमीटर। आपके पास दो ट्रिपलेट है, ठीक है, तो आपने देखा ए और बी को जोड़ के आपका आना कितना चाहिए, आपका आना चाहिए 32। क्वेश्चन के हिसाब से आपने देखा ए और बी को जोड़ा तो यहाँ से तो 32 आ रहा है, ए और बी को जोड़ो तो यहाँ से आ रहा है मेरा 16, मतलब ये वाला ट्रिपलेट गलत है, ये वाला सही है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन में बोला है ए और बी 45% काम जो है वो 9 दिन में कर देंगे। आपने देखा अगर 45% काम 9 दिन में कर रहे हैं ए और बी, तो टोटल काम यानी कि 100% काम कितने दिन में कर देंगे। आपने देखा 45% काम अगर 9 दिनों में हो रहा है तो 5% काम जो है एक दिन में होगा। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। 100% काम कितना होगा, 20 दिन में होगा। मतलब पूरा काम अगर ए और बी साथ में मिलके करें तो 20 दिन में कर देंगे। उसी काम को ए अकेला 30 दिन में कर देगा। आपको बोला है कि बी बताओ, बी अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। तो आपने देखा 20 और 30 टोटल टाइम है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। 20 और 30 का एलसीएम, वनडे वर्क कितना आ गया, ए और बी का वनडे वर्क 3 आ गया, और ए का वनडे वर्क कितना हो गया आपके पास 2। कैसे निकालना, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करके। तो आपने देखा ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे, जिसमें से ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए। तो आपने देखा बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बी का आपने टोटल टाइम निकाला, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बाय वन डे वर्क ऑफ बी। वन डे वर्क ऑफ बी हमने क्या निकाला, 1। अब ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हो चुका है, सेम एज इट इज क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू में चेंज था, इक्वेशन बिल्कुल सेम थी, ठीक है। तो आप लोग खुद से करेंगे इसको। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ इतना विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो टाइम उसको लगा वो उसकी जो स्पीड का नंबर था उसका 2/3 है। जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, उसका 2/3 है, ठीक है। तो आपको पता है क्या डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब जो स्पीड है, टाइम कितना है उसका 2/3 गुना, और डिस्टेंस कितना 600। तो आपने देखा ये गया 300 पे, और 300 पे अगर ये गया तो आपने देखा 300 दिया कितना हो गया 900। 900 की वैल्यू कितनी हो गई s स्क्वायर, तो s की वैल्यू कितनी होगी 900 का अंडर रूट, जिसको आप कितना बोलोगे 30। तो स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपको बोला टाइम बताना, तो टाइम कितना था इसका 2/3, 20 आवर्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना है 115 डिग्री, ठीक है। तो आपने बोला 115 डिग्री ये हो गया। अब बोला कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का मतलब कौन सा, अगर आपको बोलता कि इंटीरियर एंगल, खाली इंटीरियर एंगल बोलता तो मतलब इसकी बात हो रही थी। आपको बोला कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बताओ इस एक्सटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर ऑपोजिट 2 एंगल होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि ये जो है एंगल 2:3 में, तो इसको माना आपने 2x, इसको माना आपने 3x। तो आपको पता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आपने देखा 5x की वैल्यू कितनी हो गई 115, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 115/5, जिसको आप 23 डिग्री बोलते हैं। अगर x हो गया 23 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 46 डिग्री, 2x है, और ये वाला एंगल कितना होगा 69 डिग्री। अब आपने देखा कि ये वाला एंगल जो है आपका 46 डिग्री, ये वाला एंगल 69, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा। आपको पता है कि तीसरा एंगल अगर आपको निकालना है तो आप 115 में से 180 में से 115 भी माइनस कर सकते हो। आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। बाहर वाले एंगल का जो वैल्यू है वो 115 डिग्री है, तो 180 में से 115 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा 65, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा है कि ट्रायंगल का सबसे ग्रेटेस्ट एंगल बताओ। अगर मान लो ये ग्रेटेस्ट हो जाता और आप इन दोनों में से ही ग्रेटेस्ट देखी जा रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो तीनों एंगल आपको निकालने जरूरी है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट एंगल बोला है। बाई चांस अगर ये वाला एंगल ही ग्रेटेस्ट हो जाता, ठीक है, तो आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया था ना। मतलब आप तो अगर इन दोनों में से चेक करते हैं 2x और 3x वाले अगर उसमें से अगर आप चेक कर रहे होते, मतलब 2x और 3x एंगल में से ही आप दोनों एंगल का ग्रेटेस्ट अगर चेक कर रहे होते तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपको तीसरा एंगल भी देखना है कि तीसरा एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने देखा 46, 69 और 65 में से सबसे बड़ा कौन सा, तो 69 जो है आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला डिफरेंस बताओ सेलिंग प्राइस के बीच में। अगर एक तो सिंगल डिस्काउंट मिला कितना 45% का, और एक बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, ठीक है,
तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आपको इनका अगर सिंगल इक्विवेलेंट बताना है तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपने देखा 45 में से ये कितना हो गया 4.5, तो वैल्यू कितनी आ गई 41.5 डिग्री, सॉरी परसेंट सॉरी। तो आपने देखा कि 45% जो है एक बार तो सिंगल डिस्काउंट ही 45% का मिल रहा था, और एक बार दो बार डिस्काउंट मिला है, एक बार 30% डिस्काउंट मिला, एक बार 15। तो आपने देखा जब इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट या कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी होगी, आपने देखा 30 प्लस 15 माइनस 30 बाई 15 बाई 100 किया आपने, तो आपने देखा 41.5। मतलब अगर ये दो डिस्काउंट मिले तो उसको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिला 41.5%। तो आपने देखा कि पहले मिल रहा है आपको 45% डिस्काउंट, अब मिल रहा है 41.5%। तो आपने देखा गैप कितना आ गया, गैप आ गया 4.5% का। यही आपसे पूछा है, तो यही जो गैप होगा, मतलब दो डिस्काउंट के बीच में, दो डिस्काउंट के बीच में जो गैप होगा वही सेलिंग प्राइस के बीच में जो है गैप के इक्वल होगा। तो आपने देखा क्या, या फिर ऐसा कोई बोले कि सर ये तो डिस्काउंट है सेलिंग प्राइस थोड़ी है, तो मैंने बोल दिया कि चलो ये डिस्काउंट, तो मतलब वो 55% मार्क प्राइस के 55% वैल्यू पे बेच रहा है, और ये अगर डिस्काउंट है तो वो मार्क प्राइस के 59.5 सॉरी 58.5 वैल्यू पे बेच रहा है, नहीं 50, एक मिनट, पहली बात तो यहाँ पे 40.5 आएगा, 40.5%, यहाँ पे 45%, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा अब ये इसकी किस पे बेच रहा है 49.5% वैल्यू पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि गैप जो है वो कितना है 4.5% का सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है, तो आप मार्क प्राइस पे 4.5% की वैल्यू बता दो जिसका फर्क आ रहा है। तो आपने देखा 2 0 से 2 0 गई, 45 इंटू 12, तो ये आपने देखा 4.5 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 540 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं ना इसको, और शॉर्टेस्ट वे में बताऊं इसको, तो सिर्फ इतने की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू फालतू है या कम है, यही वैल्यू है, तो आप सिर्फ इसी का परसेंटेज अगर आप बता देते 12,000 पे, तब भी आपका आंसर आ जाता 540, ठीक है। आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका कंसेप्ट इलेबोरेट हो जाए, मतलब कंसेप्ट में आपको समझ आ जाए, तो इसलिए आपको कराया। वैसे जरूरत नहीं है इतना करने की, आप सिर्फ 30 और 15 का ये वाला देख लो माइनस का पोर्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, यही आप मार्क प्राइस की वैल्यू बताओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट यूज द इंस्टीट्यूट बस, ठीक है। तो आपने देखा इंस्टीट्यूट बस कितनी डिग्री ने यूज किया 212 डिग्री, मतलब 212 डिग्री ने, टोटल होता है 360 डिग्री क्योंकि डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने देखा 148 डिग्री बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट बस नहीं यूज की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 900, और आपको पता है 148 डिग्री जो है स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट बस नहीं यूज की, तो 148 टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितना 360 900। तो आपने देखा 180 पे, ये 5 पे और ये 2 पे, और ये फिर 74 74 इंटू 5 कितना होगा आपका 370 हो जाएगा, ठीक है। 370 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ट्रेवल ऑन फुट, तो फुट पे जो ट्रेवल किया उन्होंने वो ये वाले है 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 900, 900 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपने देखा फॉर टू एंड फ्रॉम ट्रेवल, एक सेकेंड, इन एन इंस्टीट्यूट दे रहा टू एंड फॉर टू एंड फ्रॉम ट्रेवल, चलिए। तो आपने देखा 360 डिग्री जो है वो 180 पे 2 पे और ये 5 पे और ये फिर 35 पे, तो 35 पंजे कितना होगा 175 हो जाएगा, ठीक है। तो 175 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विवेक इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शालिनी। ठीक है, तो आपने देखा टोटल अमाउंट जो है विवेक और शालिनी का जो इन्वेस्टमेंट है 6 सेविंग में वो इतना है, और परसेंटेज ऑफ विवेक इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना है आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपने देखा कि ए में, ठीक है, ए स्कीम में विवेक और शालिनी ने कितना किया, तो आपने देखा 80,000 जो है इन्वेस्ट किया, जिसमें से आपने देखा विवेक का परसेंटेज कितना है 50%। 50% अगर विवेक का तो 50 शालिनी का हो जाएगा। तो आपने देखा 40,000 जो है वो विवेक ने और 40,000 शालिनी ने इन्वेस्ट किया ए में। ठीक है, सी में देख लो, सी में आपने देखा कि 30,000 इन्वेस्ट किया, जिसमें से विवेक का कितना है 40%। तो आपने देखा 30,000 में से 40% अगर विवेक का है तो विवेक के पास है कितना, तो आपने देखा विवेक के पास 12,000 है, तो बचा कितना 18,000। 18,000 जो है वो शालिनी के पास होगा। मतलब 30,000 में से अगर 40% जो है विवेक के पास है, मतलब 30,000 का जो 12,000 वैल्यू है वो विवेक के पास है, तो शालिनी के पास कितनी बची, 30,000 में से 12,000 गए कितना 18,000, या फिर 40% वैल्यू अगर विवेक के पास है तो 60% वैल्यू जो है शालिनी के पास होगी, तो 60% 30,000 का कितना हो जाएगा 18,000। तो आपने देखा ये 58,000 हो गया ए और सी का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट। ये ए और सी का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट विवेक का कितना हो गया 52,000। तो आपने देखा 3 0 से 3 0 गई पहले तो, और फिर आप 2 पे काटोगे तो 26/29, 26/29 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विवेक इन सेविंग स्कीम ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो आपने देखा विवेक ने और शालिनी ने दोनों ने 80,000 इन्वेस्ट किए, जिसमें से 50% हिस्सा विवेक का है। तो आपने देखा 80,000 का 50% कितना होगा 40,000, पहली बात। दूसरी बात आपने देखा बी स्कीम में विवेक और शालिनी ने मिलकर कितने इन्वेस्ट किए 70,000। 70,000 में से विवेक का कितना हिस्सा है 60%, तो आपने देखा कि 42,000 इन्वेस्ट हुआ। फिर आपने देखा सी में आपने पिछले क्वेश्चन में कर लिया कि विवेक ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000। सी में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है विवेक और शालिनी का वो कितना 30,000। 30,000 का जो 40% है वो विवेक का है। फिर आपने डी स्कीम में देखा, डी स्कीम में टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000। 50,000 में से 30% जो है विवेक का है। 50,000 का 30% होगा कितना 15,000। तो आपने देखा कि टोटल जो आया वो आपके पास कितना है 40,000 प्लस 42,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, और स्कीम कितनी है 4। तो अब आपने 4 से डिवाइड करने पे एवरेज अमाउंट आ जाएगी आपकी। तो आपने देखा 40 में 42 जोड़े तो 82 आ गया, 82 में 12 जोड़ू तो 94, और 94 में अगर मैं 15 जोड़ू तो आप बोलोगे कि सर 94 में अगर ये आ गया आपके पास 109। ठीक है, 94 में अगर 15 जोड़ू तो 109 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,09,000 जो है वो उसने चारों स्कीम्स में इन्वेस्ट किया। टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुई जो वो 1,09,000 हुई। टोटल स्कीम्स जो है वो कितनी है 4, तो एवरेज आ गया आपके पास कितना 27,250 रुपये। तो ये एवरेज अमाउंट है जो विवेक ने इन्वेस्ट किए इन चारों स्कीम में। ठीक है, तो ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये जो था लास्ट क्वेश्चन था आपका CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी इसके साथ साथ हमारे CHSL 2019 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक मतलब हम 21 तारीख से CHSL 2020 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक आप लोग क्लास अटेंड करना मत भूलें, आपको परसेंटेज का सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना HW में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए, और जो भी आपके प्रीशियस रिव्यूज हो फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।